कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम ने कहा है कि देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सार्वजनिक तौर पर उन्हें मेहनती और शक्तिशाली कहकर तारीफ करना उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। उनके इस आचरण से उनके पद की निष्पक्षता पर लोगों का संदेह बढ़ेगा, जो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस यू ललित के कारण पहले से ही संकट में है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सत्ता पक्ष से जुड़े गुंडों द्वारा जजों को जान से मारने की धमकी देने पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जो कोलकाता हाईकोर्ट के जज पार्थसारथी चटर्जी के मामले में सीजीआई बीआर गवई ले पाने में असमर्थ साबित हुए हैं। शहनवाज आलम ने ये बातें अपने साप्ताहिक स्पीक कार्यक्रम की 198वीं कड़ी में कही। शहनवाज आलम ने कहा कि मुस्लिम समुदाय और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ नफरती पोस्ट करने वाली बंगाल की शर्मिष्ठा पनोली को जमानत न देने वाले कोलकाता हाईकोर्ट के जज पार्थसारथी चटर्जी के खिलाफ भाजपा और आरएसएस से जुड़े गुंडों ने सोशल मीडिया पर उनकी हत्या करने की धमकी भरे पोस्ट लिखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने जज को मिलने वाली हत्या की धमकी पर भी स्वतः संज्ञान नहीं ले पाया, जिससे जनता में यह संदेश गया कि सुप्रीम कोर्ट जब अपने जजों की सरकार से जुड़े गुंडों से रक्षा नहीं कर सकता तो आम लोगों की रक्षा कैसे कर पाएगा। शहनवाज आलम ने कहा कि इससे पहले भी देश ने देखा था कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर देश के अंदर गृहयुद्ध कराने का आरोप लगाया, लेकिन मौजूदा मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने इस मामले में भी भाजपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डाली गई याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं। यह तर्क कुछ ऐसा ही था जैसे किसी पीटने वाले दबंग आदमी को सजा देने के बजाय कोई कहे कि हमें चाहे जितना पीटिए, हमारी पीठ बहुत मजबूत है। शहनवाज आलम ने कहा कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने पूर्ववर्ती समकक्ष पर हमला करने वाले सत्ताधारी दल के सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने से यही संदेश गया है कि सरकार संरक्षित गुंडा तत्वों के खिलाफ कोई एक्शन लेने का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। शहनवाज आलम ने कहा कि एक कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सीजीआई का यह कहना कि योगी बहुत मेहनती और शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं, उनकी निष्पक्षता पर संदेह पैदा करता है। क्या सीजीआई को यह नहीं पता कि बुलडोजर से घर गिराने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं लगातार होती रही हैं। इसी तरह यह भी सवाल उठता है कि क्या सीजीआई यह नहीं जानते कि योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही अपने खिलाफ दंगा, हेट स्पीच, आगजनी जैसे मुकदमों में खुद को क्लीन चिट दे दिया था। उन्होंने कहा कि सीजीआई जस्टिस बीआर गवई जी के बयान से यह संदेश गया है कि वो उसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री मानते हैं जो कानून को नहीं मानता। शहनवाज आलम ने कहा कि भाजपा और आरएसएस से जुड़े तत्वों द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष के व्यक्ति द्वारा की गई तार्किक आलोचनात्मक टिप्पणियों पर एफआईआर दर्ज करा दिया जाना और निचली अदालतों के जजों द्वारा जमानत खारिज कर दिया जाना अब आम हो चला है, जो साबित करता है कि भाजपा सरकार न्यायपालिका के एक हिस्से के राजनीतिक दुरुपयोग के बल पर अपने खिलाफ उठ रहे आक्रोश को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हाल के फैसलों में यह जुआ तर्क भी जजों ने दिया है कि पीएम जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यह संविधान या भारतीय दंड संहिता में कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई पीएम के खिलाफ नहीं बोल सकता। वैसे भी यह भी कहीं नहीं लिखा है कि सेना पर तार्किक सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे जजों की भाषा में आरएसएस की तानाशाही थोपने की मंशा आसानी से पहचानी जा सकती है, जिसके खिलाफ आवाम को मुखर होकर बोलना पड़ेगा। शहनवाज आलम ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के समक्ष वक्फ संशोधन कानून और पूजा स्थल अधिनियम जैसे अहम मुद्दे आएंगे, जिस पर आने वाले फैसलों से देश का भविष्य तय होगा। इसलिए उनकी किसी भी टिप्पणी का राजनीतिक मूल्यांकन किया जाना बहुत जरूरी है। यह भी नहीं भूला जा सकता कि वो दलित वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के अंदर बंटवारे के पक्ष में सहमति जता चुके हैं, जो आरएसएस भाजपा का पुराना राजनीतिक एजेंडा रहा है। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहा शहनवाज आलम ने उन्हीं की जुबानी। नमस्कार आदाब साथियों, आप जानते हैं कि हर रात रविवार को हम लोग बात करते रहे हैं किसी न किसी विषय पे, और आज ये 198वां रविवार है, यानी 198 रविवार हो गए, करीब 200 होने जा रहे हैं जब हम लोग किसी न किसी विषय पे बात किया है। और इस दरम्यान मुझे लगता है बस 2-3 बार ही गैप हुआ होगा, और हम लोगों ने जुडिशरी के मुद्दे पे काफ़ी बात की है, और आज भी हम लोग जुडिशरी से जुड़े हुए एक मुद्दे पे ही बात करने जा रहे हैं। आपने सबने एक राहत की सांस ली थी कि डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल ख़त्म हो गया। उनके ज़माने में जिस तरह से जुडिशरी का सरकारीकरण हो गया था, उसको लेकर के काफ़ी चिंता थी, और मुझे लगता है कि इतना समाज वोकल हो गया उनको लेकर के। आप पूरा यूट्यूब गूगल देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने उनकी लॉजिकल तार्किक आधार पे उनकी आलोचना की थी, और वो जब गए तो उसके बाद एक बहुत बड़े तबके ने ये माना कि एक बहुत बुरा दौर जुडिशरी का ख़त्म हुआ, जिसने जुडिशरी का सरकारीकरण कर दिया था, और एक तरह से न्यायपालिका को, जजों को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को
पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी के हवाले कर दिया था, ये एक धारणा बन चुकी थी। और जब जस्टिस खन्ना आए तो लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। और अभी आपने देखा होगा कि बेला त्रिवेदी जो एक ऐसी जज थी जो सरकार के पक्ष में फैसले देने के लिए जानी जाती थी, और यहाँ तक कहा जाता था, लोगों ने उनके रिटायरमेंट के बाद इस बात को लिखा कि उनके जाने से एक नुकसान ये हुआ कि जब तक वो थी पता चल जाता था कि जजमेंट क्या आएगा। ये मौजूदा स्थिति है न्यायपालिका की। और जब जस्टिस बी.आर. गवई आए तो कुछ लोगों ने उम्मीद जताई कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन मेरा मानना है कि उनके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी दिखी थी जिसके आधार पे उन पर संदेह किया जा सकता था, और अब वो उस दिशा में ज़्यादा वोकल होते हुए भी दिख रहे हैं। पहला तो ये कि वो जज हैं जिन्होंने दलित आरक्षण के सब कोटा की बात कही है, रिटेन में नहीं कहा, टिप्पणी की। और ये बेसिकली आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस का एजेंडा ये है कि दलित समाज के अंदर अगर हिस्से सब कोटा बन जाएगा तो उससे दलित राजनीतिक तौर पे मजबूत नहीं हो पाएगा। और इसीलिए आरएसएस के लोग हमेशा से दलित आरक्षण के ट्राइफर्केशन के, उसको 3 हिस्सों में बांटने, 2 हिस्सों में बांटने, सब कोटा लाने की बात करते रहे हैं। और गवई साहब ने ये बात कही थी। तो जब उन्होंने ये बात कही उस समय ये शक हुआ कि इनकी दिशा किधर जाएगी। दूसरी चीज की जस्टिस लोढ़ा, जो जिनकी बहुत सारे लोगों का कहना है, उनके परिजनों का भी कहना है कि उनकी संदेहास्पद स्थितियों में उनकी मौत हुई थी, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये हत्या है। इस पे कुछ लोगों ने किताबें भी लिखी हैं। निरंजन टाकले एक पत्रकार हैं, उन्होंने इस पे किताब लिखी है, और बहुत सारे लोगों ने इस पे संपादन भी किया है किताबों का। एक महेंद्र मिश्र जी हैं जनचौक के पत्रकार, उन्होंने भी इसके ऊपर एक किताब लिखी है। तो उनकी हत्या की जांच न हो, इसमें जुडिशरी का एक हिस्सा काफी सक्रिय रहा, और उसमें जस्टिस बी.आर. गवई भी शामिल है। जस्टिस बी.आर. गवई के पिता आर.एस. गवई अंबेडकर के सहयोगी हुआ करते थे। WPI जो उन्होंने पार्टी बनाई थी, रिपब्लिकन पार्टी, उससे भी वो जुड़े रहे थे। और बाद में वो कांग्रेस पार्टी में आए, और वो राज्यसभा भी गए, लोकसभा भी गए, गवर्नर भी रहे। ये उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। आपको याद होगा कि जब वो गवई साहब ओथ लिए तो उन्होंने इस बात को कहा कि वो कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। मेरा मानना है कि आपको कोई पद लेना है या नहीं लेना है, ये बोलने की जरूरत नहीं होती है। जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप चंचूड़ के खिलाफ जो एक माहौल बना था, उस माहौल में उनके सामने अपने को उनसे बेहतर साबित करने की आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ये लगता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये ऐसा लगा कि वो कुछ ज्यादा ही वोकल हैं और कलाकारी कर सकते हैं। नवंबर में बने थे वो, 14 मई को बने थे, और नवंबर में ही हट जाएंगे। तो उनकी दिशा अगर आप देखें तो आपको कुछ चीजें क्लियर होती हुई दिखेंगी कि बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, और अपनी आइडेंटिटी पे बहुत ज्यादा जोर है। उन्होंने इस बात को कहा है कि उनको सिर्फ इसलिए बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का CJI क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के एंगल से संदेश देना था। यानी उन्होंने इस बात को कहा है कि वो सुपियोरिटी में वो नहीं है थे, लेकिन उनको बनाया गया ताकि सामाजिक न्याय के एजेंडे को दिखाया जा सके। तो ये सच्चाई है, ये होना भी चाहिए। हमेशा सीनियरिटी ही आधार नहीं होता है। ये बात खुद जस्टिस गवई जब ये कहते हैं कि उनको इसलिए बनाया गया ताकि सामाजिक न्याय का
इंक्लूजन का संदेश दिया जा सके, और उन्होंने खुद स्वीकार किया। आप गूगल करेंगे तो ये बात आ जाएगी। यानी वो मान रहे हैं कि वो सुपियोरिटी के आधार पे नहीं बने हैं, सीनियरिटी के आधार पे नहीं बने हैं। जब आप खुद सीनियरिटी के आधार पे नहीं बने हैं तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि इंदिरा गांधी जी ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सीनियरिटी के आधार पे कुछ लोगों को जज नहीं बनने दिया, जैसा कि अभी B.R. गवई ने इंग्लैंड में जाकर के एक बात कही है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं पर भी हो, आप गांधी और नेहरू के संदर्भों में अगर कोई चीज कोट करेंगे तो आपके चाहे ना चाहे जो भी वजह रही हो आपके कोट करने की, उसके राजनीतिक निहितार्थ जरूर खोजे जाएंगे, उसको देखा जाएगा। और यहाँ पर ये चीजें हुई हैं। यहाँ ये हुआ है जब आप खुद ये कह रहे हैं कि आपको सीनियरिटी के आधार पे जज नहीं बनाया गया, तो जाहिर सी बात है आपको ये नैतिक अधिकार उस तरह से तो नहीं है कि आप दूसरों पे सवाल उठाएं। तो आप जब सवाल उठा रहे हैं नेहरू पे या इस पे, तो कांग्रेस की पुरानी सरकारों पे, आपको उठाने का अधिकार है, आलोचना करने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किस संदर्भ में आप ये बात कह रहे हैं उसके राजनीतिक अर्थ तो निकाले जाएंगे, क्योंकि आप चीफ जस्टिस हैं, आपके ऊपर सबकी नजर रहती है, आप क्या बोल रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। तो बहुत सारी चीजें उनके बड़बोलेपन से उजागर होने लगी थी कि इनकी मंशा क्या है। बड़बोलापन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जस्टिस खन्ना थे, उन्होंने तो बहुत बातें नहीं कही। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए कि एक इंटेंशन इनके बोलने के पीछे भी दिख जा रहा था और इसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो आज उनके कुछ बोलने हुए चीजों पे हम लोग बात करेंगे। आप देखिए, जो भी चीफ जस्टिस है उसकी जिम्मेदारी है अपने जजों के ऊपर जो हमला हो रहा है उससे उसकी रक्षा करना। और चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट का CJI होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, उसका अभिरक्षक है, और उसके सिस्टम के सबसे अहम पार्ट है जजेस। लेकिन अभी हम दो उदाहरण देखेंगे कि जब जजों पे अटैक होता है तो गवई साहब क्या बोलते हैं। निशिकांत दुबे बीजेपी का सांसद है और बदतमीज है, सबको पता है ये बात। उसने चीफ जस्टिस के ऊपर मीडिया में बोला इस बात को कि इस देश में चीफ जस्टिस दंगा कराते हैं, गृह युद्ध करा रहे हैं, धार्मिक हिंसा फैला रहे हैं। ये एक ऐसा टिप्पणी था जिसके बाद उसके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी होना चाहिए था, उसकी संसद सदस्यता चली जानी चाहिए थी। जस्टिस खन्ना रिटायर हो गए थे, जस्टिस गवई के सामने ये बात आई थी और गवई ने क्या कहा, सजा देने के बजाय उसने कहा कि हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं, हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते। यानी एक अवसर था जब चीफ जस्टिस को गाली देना, चीफ जस्टिस के खिलाफ ट्रोल करने वाले लोगों पे आपको बात करना था, बोलने वाले को सजा देनी थी। तब गवई ने क्या कहा कि हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं। आप में से कोई भी सामान्य आदमी या विपक्ष का बड़ा से बड़ा आदमी इस तरह की कोई बात कर दे तो न्यायपालिका उसको अवमानना बता करके जेल भेज देगी। लेकिन अगर बीजेपी का आदमी, सत्ता का आदमी इस तरह की बात करता है तो चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं, हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते। आप मजबूत हैं, कमजोर हैं, ये तो सवाल ही नहीं था।
अगर कोई चीफ जस्टिस की अवमानना कर रहा है, और अवमानना कर सकता है, आप राजनीतिक तौर पे, वैचारिक तौर पे, मेरिट के आधार पे न्यायपालिका के किसी फैसले की आलोचना कर सकते हैं, आप जज के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, और इसका अधिकार आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1975 आपको संविधान ही अधिकार देता है कि आप संविधान के अभिरक्षकों पर भी सवाल उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां किस लेवल का आरोप है? वो कह रहा है कि आपके वजह से पूरे देश में गृह युद्ध है, दंगा करा रहे, इस तरह का बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एलिगेशन सही है तो इस पे एक जांच कमेटी बैठ जानी चाहिए थी। आपने जांच कमीशन तो नहीं बनाया, कमेटी नहीं बनाया। आपके ऊपर दबाव था या आप स्वतः झुके हुए हैं और आपने उसको बचाने के लिए इस तरह की बात कही कि हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं। जब सत्ता पक्ष का आदमी आपकी पिटाई करता है तो आप कह रहे हैं कि हमारा कंधा बहुत मजबूत है। ये तो थेथरपन है, थेथरे इसको बोला जाता है। विपक्ष का आदमी बोल दे तो आपको खराब लगता है, आप उसको तुरंत जेल भेजने लगते हैं, सब कुछ करते हैं। दूसरा है जस्टिस पार्थ सारथी का केस। अभी काफी चर्चा में थे ये। अभी बंगाल की एक लड़की है जो फेनेटिक है, जो सांप्रदायिक द्वेष फैलाने का उसके ऊपर आरोप है, और उसने कोई इस तरह का वीडियो बनाया मुसलमानों के खिलाफ। उसके ऊपर रिपोर्ट हुआ, उसको पुलिस पकड़ ले गई और जज ने कहा, जस्टिस पार्थ सारथी नाम है, पार्थ सारथी चटर्जी, उसने उसको जमानत नहीं दिया। आरएसएस से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, उसको हत्या करने की धमकी दी, और जिन लोगों ने हत्या करने की धमकी दी वो अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे अपना पहचान मोदी भक्त और आरएसएस के कार्यकर्ता के बतौर पहचान बता रहे। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को चाहिए कि इस पे स्वतः संज्ञान ले, लेकिन उसने नहीं लिया। एक जज को मारने की धमकी दी जा रही है, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग उसको मारने की धमकी दे रहे हैं, और हमारा चीफ जस्टिस उस पर चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रहा है। और जब सत्ता पक्ष के लोगों ने चीफ जस्टिस को मारने उसके खिलाफ आरोप लगाया तो कह रहा कि हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है, हमारा तंत्र बहुत मजबूत है, कंधे मजबूत हैं। इससे तो स्पष्ट होता है कि जो गवई साहब हैं ये उन जजों के साथ नहीं खड़े होंगे जो संविधान सम्मत काम कर रहे हैं। और इनका रिकॉर्ड, जैसा मैंने भी पहले कहा, जस्टिस लोढ़ा वाले मामले में अगर आपने टाकले की किताब पढ़ी हो या आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, जांच न हो, अमित शाह उसमें इन्वॉल्व था ऐसा कहा जाता है, उसके घर वाले भी चाह रहे थे कि जांच हो, उसको रोकने में पूरा एड़ी चोटी का जोर इस आदमी ने लगाया था। बहुत सारे लोग जो इमोशनल फूल हैं, अस्मितावादी हैं, जातिवादी हैं, वो जाति को विचार समझ लेते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने एक माहौल बनाया पिछले 15 दिनों में कि देश का पहला दलित बौद्धिस्ट सीजीआई देश को मिला है। आप सीजीआई हैं, आपकी प्रतिबद्धता धर्म जाति से ऊपर है। आपका मूल्यांकन इससे होगा कि आप सत्ता के आगे कितना झुके, या आप सत्ता के खिलाफ कितना लड़ पाने का, संविधान को बचाने का आपने साहस दिखाया। लेकिन मुझे लगता है कि जो आइडेंटिटी के कार्ड पे कुछ ज्यादा बातचीत हो रही है, और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही साहब हैं जिन्होंने दलित आरक्षण के अंदर सब कोटा की बात को मौखिक टिप्पणी के बतौर एक जजमेंट में कहा है, और ये आरएसएस का ही एजेंडा है। क्योंकि आरएसएस जानता है, जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में मायावती या कांशीराम या बसपा इसलिए खड़ी होती क्योंकि यहाँ आरक्षण का बंटवारा नहीं है। बिहार में पासवान जी, रामविलास जी कभी बड़े नेता दलित के नहीं बन पाए, क्योंकि वहां पे
दलित आरक्षण 2 हिस्सों में बटा हुआ है, दलित और महादलित। तो ये एक आरएसएस का एजेंडा है, दलित राजनीति की स्वायत्तता, उसकी जो स्वायत्त पहचान है उसको खत्म करने की। इस बात को गवई साहब ने कहा है। तो इन सब चीजों को, तारों को, विचारों को हमको जोड़ करके मूल्यांकन करना पड़ेगा। ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कमजोर तबकों के जजे जाते हैं उनसे अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं और वो बार्गेनिंग भी ज्यादा करते हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला कैसे आया सबको पता है। अब तो उनके भी लोग कहने लगे हैं कि गोगोई के बेटे को उसकी कुछ चीजें थी जिससे उसको डरा करके उसके ससुर से जजमेंट लिया गया, जबकि वो तो बगावत कर गया था। सुप्रीम कोर्ट में उसने 5 जजों के साथ पीसी किया था कि उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये सब तो देश के सामने है, सबने ये सब चीजें देखी। तो ये जो बहुत ज्यादा बड़बोलापन दिख रहा है और कार्रवाई में कुछ नहीं दिख रहा है, तो इससे ये साबित होता है कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जुडिशरी में जो आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने के लिए अलग अलग रंग रूप में आपके सामने आएंगे। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, अभी गवई ने एक बात कही, यूपी में मुख्यमंत्री भी थे यहाँ के, उन्होंने कहा कि योगी जी बहुत ही मेहनती और शक्तिशाली मुख्यमंत्री है, बहुत ही मेहनती और शक्तिशाली मुख्यमंत्री है। कैसे शक्तिशाली है ये? क्या हमारे चीफ जस्टिस को ये शोभा देता है कि वो मुख्यमंत्री की तारीफ करें? सोचिए इसका स्तर कितना गिरा हुआ है गवई का। इलाहाबाद हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का सुप्रीम चीफ जस्टिस थे कोई, वो मोदी की तारीफ की है। 2-4 लोगों ने किया, उसमें अरुण मिश्रा भी थे, बहुत लोग इनाम नहीं पाए। मोदी प्रधानमंत्री का लोग तारीफ कर रहे हैं। ये सीजीआई होके अगर मुख्यमंत्री का तारीफ करने लगे, इसका मतलब कि इनका तो कद बहुत गिरा हुआ। अगर चाटुकारों में भी देखा जाए तो उनकी स्थिति तो ज्यादा गिरी हुई है। आप चीफ जस्टिस हैं, आप किसी को सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं कि कौन मुख्यमंत्री अच्छा है, कौन मेहनती है? आप ही के कोर्ट में बहुत सारे केसेस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने के सबसे ज्यादा केसेस तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। बुलडोजर पे रोक के बावजूद बुलडोजर से घर तोड़ा जा रहा है लोगों का योगी के यहाँ। आप उसको कह रहे हैं कि बहुत शक्तिशाली है। यानी जो आपके कानून की अवमानना करे आप उसको शक्तिशाली मानते हैं। क्या आपको नहीं मालूम है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला जो काम किया वो एक, इनके ऊपर जितने आरोप थे दंगा भड़काने के, आगजनी के, हेट स्पीच से, सबसे अपने को पहले खुद ही क्लीन चिट दे दिया। ये आपको मालूम होना चाहिए। और आप कह रहे हैं ऐसे आदमी को कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और बाकी जो चीजें हैं वो बाद में बताएंगे, नवंबर के बाद बताएंगे। ये भी उन्होंने कहा नवंबर के बाद रिटायर होने जा रहा है। तो इस लेवल पे जो नंगा नृत्य चीफ जस्टिस के नेतृत्व में न्यायपालिका का एक हिस्सा कर रहा है, ये लोकतंत्र को खतरे में डालने वाला है। डेमोक्रेसी को खतरे में डाल चुके हैं ये लोग। और हमको ये समझना चाहिए कि सरकार ये चाहती है कि जिस तरीके से आम लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठ गया है, कार्यपालिका पर से भरोसा उठ गया है, विधायिका यानी सरकार पर से, विधायकों पर से, सांसदों पर से, मंत्रियों पर से, सरकार पर से यानी विधायिका पर से उसका भरोसा उठ गया है, उसी तरीके से न्यायपालिका पर से भी भरोसा उठ गया। ये खुद सरकार चाह रही है, ये इनका एक ग्रैंड डिजाइन है, बड़ा एजेंडा। और हमको ये इस पे चिंता करना चाहिए क्योंकि इसके बाद जो आने जा रहा है चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने तो बता दिया है महमूदाबाद वाले मामले में और विजय शाह वाले मामले में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या उनके लिए मतलब है। और अगर वो भाजपा विरोधी समुदाय से आता है या पार्टी से आता है तो उसके लिए अलग नजरिया होगा। वो तय करेंगे कि आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। और अगर आप बीजेपी की तरफ से आते हैं और किसी को भी गाली गलौज करें,
किसी को भी आतंकी की बहन कह दे तो भी आपको कोई छू नहीं सकता। इसकी पूरी व्यवस्था इन्होंने कर दी। तो ये हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। ये डर दिमाग से आपको निकालना होगा कि न्यायपालिका के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। हम लोग न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग न्यायपालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो सांप्रदायिकता है, उस पर आप बात कर रहे हैं और उस पर आपको बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश, ये संविधान, ये सब कुछ आपका है। हमारा जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है, हम भारत के लोग, तो इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम भारत के लोगों की है। और इसीलिए आपको बहुत मुखर होकर के जो भी गलत हो रहा है उस पर तो आपको बोलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 2-3 मुद्दे ऐसे आने जा रहे हैं। वक्फ वाला मुद्दा है, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस का मुद्दा भी आएगा, फिर से उसको लेके आएंगे लोग। सेकुलरिज्म का संविधान में से जो सेकुलर शब्द है, इसका अभी टेंटेटिव है, लेकिन वो आएगा। इस चीफ जस्टिस के सामने आए, इसके बाद वाले में सूर्यकांत के समय आए, लेकिन ये सब चीज़ें आएंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला है। अब देखिए, प्लेसेज ऑफ वक्फ वाले मामले पे सब सुनवाई हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व है। लेकिन एक आदमी है अश्वनी उपाध्याय, वो बीजेपी का नेता है, और वो जो भी याचिका डालता है उस पर तुरंत सुनवाई होती है। उसकी याचिकाएं मंदिर को, मस्जिद को, मंदिर को, यही सब लेकर के होता है। खुदाई उदाई करने का वो डिमांड करता रहता है। इस पूरे मामले में, वक्फ वाले मामले में सुनवाई होने के बाद उसने एक याचिका दाखिल की और उसकी याचिका की सुनवाई भी होगी। ये अखबारों में छपा है, आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा। और उसने कहा कि हमारी याचिका को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से जोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है वक्फ वाले पे, तो उससे जोड़ दिया जाए। और दोनों मामला एक ही जैसा है, और सुप्रीम गवाही साहब ने उसको जोड़ भी दिया। न्यायपालिका में क्या चल रहा है, इस पे बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें न्यायपालिका के जरिए कर रहे हैं, न्यायपालिका के थ्रू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस देश की बहुत बड़ी आबादी न्यायपालिका पे आस्था रखती है, उसकी आलोचना नहीं कर सकती, और ये डरा धमका करके कुछ भी कर ले जाए। आस्था अलग चीज है, तर्क अलग चीज है। देश, संविधान, जो भी पूरा सिस्टम ये आस्था से नहीं चलता, ये तर्क से चलता है। अभी एक मामला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी संघी ने राहुल गांधी जी के ऊपर एक मुकदमा किया हुआ है कि उन्होंने आर्मी के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा में कुछ बोला था। जज ने बोला कि आप आर्मी के ऊपर नहीं बोल सकते। संविधान में, हमारे आईपीसी में, अब जिसका कुछ नाम बदल दिया है इन लोगों ने, कहाँ लिखा है कि आप आर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकते? क्या ये कोई आर्मी स्टेट है? और आर्मी स्टेट में भी क्या आर्मी के ऊपर नहीं बोला जाता? आप अगर आर्मी का दुरुपयोग करेंगे, आर्मी के लोग तो अभी प्रज्ञा को फांसी होने वाला है, टल गया था, अभी मेरे ख्याल से इसी महीने उसको फांसी सुनाई जाएगी। उसके साथ तो आर्मी के लोग हैं, बहुत सारे लोग जो आतंकवाद में शामिल थे। हम किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, ये कहाँ लिखा गया है? ये तो कहीं संविधान में नहीं है, किसी आर्टिकल में नहीं है, किसी अनुच्छेद में नहीं है। ये एक जो पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश भारतीय लोकतंत्र को लेकर के हो रही है, उस पर बहुत सजग रहने की जरूरत है, बहुत वोकल होकर के बात करने की जरूरत है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत का संविधान और खुद भारतीय लोकतंत्र एक लंबे संघर्ष का नतीजा है, जिसमें बहुत सारे बिंदुओं पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और देश इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि हम किस तरीके से अपना शासन चलाएंगे। उसमें वो लोग चोरी छुपे हस्तक्षेप करना चाहते हैं जो उस पूरे प्रोसेस से बाहर थे या उसके विरोधी थे। डरा करके, धमका करके आप डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को सोचें कि हम कंट्रोल कर ले जाएंगे, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी, वो फिर तानाशाही में तब्दील हो जाएगा। और इस देश में तानाशाही को मजबूत करने में न्यायपालिका का कितना बड़ा रोल है, इस पर बहुत बात करने की जरूरत है। हम लोग जल्दी ही कोशिश करेंगे, जैसा पिछले दिनों हम लोगों ने किया था, कि इस पे एक बड़ा हम लोग कोई कैंपेन चलाएं
कहीं बड़ी इस पर हम लोग मीटिंग करें, सम्मेलन करें। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, आपको सरकार से लड़ने के लिए एक आम आदमी को 5 साल में एक बार अवसर मिलता है वोट देने का, लेकिन इस सरकार न्यायपालिका के दुरुपयोग और उनके भ्रष्ट और सांप्रदायिक एजेंडे से सहमत जो जुडिशरी के लोग हैं, उनके थ्रू इस देश पे शासन करना चाहती है। इस बात को हमको ध्यान में रखना होगा। ये बहुत ही चिंता का विषय होना चाहिए हम सब के लिए कि हमारी न्यायपालिका किस तरीके से सरकार के अधीन काम करती जा रही है। डेमोक्रेसी को बचाना है तो न्यायिक स्वायत्तता सबसे अहम चीज होती है, उस पर बात करने की जरूरत है। धन्यवाद।